नमस्कार। 4 नवंबर 2025 सूजसी बुलेटिन डेली करंट अफेयर में जीएस एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज की चर्चा को शुरू करने से पहले बात करते हैं आज के सुविचार की। और आज का सुविचार है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो इसी प्रकार के मोटिवेशनल विचार के साथ हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर में। सबसे पहली न्यूज है राष्ट्रीय एकात्मकता संगोष्ठी। कौन सी संगोष्ठी है? राष्ट्रीय एकात्मकता संगोष्ठी आयोजन राज्यपाल और कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागड़े ने गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा। तो पहली बात, गोविंद गुरु जनजातीय ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहां पर है? बांसवाड़ा में। वहां पर राष्ट्रीय एकात्मकता विविधता में एक चेतना विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। एक दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी है, नाम है राष्ट्रीय एकात्मकता संगोष्ठी। हरिभाऊ बागड़े जी ने इसका उद्घाटन किया। ये गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जिसको जीजीटीयू बांसवाड़ा कहा जाता है, वहां पर यह आयोजन किया गया। और राज्यपाल बागड़े जी ने यहाँ पर जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन भी किया। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर कहा कि संगठित जन समुदाय, निश्चित भूभाग, संस्कृति, परंपरा और एकता की भावना हमें एक सूत्र, एक राष्ट्र की भावना में बांधती है। उन्होंने एकता की भावना सिर्फ बातों में नहीं बल्कि व्यक्ति के कर्मों से भी होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? केवल बातों से नहीं बल्कि व्यक्ति के कर्म से भी होनी चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बताया। और भारत की संस्कृति, भाषा, अनेक भाव, एक पथ, अनेक गंतव्य एक ही है, जो अनेकता में एकता का प्रमाण है। ये बात भी इन्होंने राष्ट्रीय एकात्मकता संगोष्ठी में की है। अब अगली न्यूज है अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 में राजस्थान। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO ने 14 से लेकर 27 नवंबर 2025 तक प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंदर इस मेले का आयोजन किया जाएगा। और इस वर्ष 2025 के मेले में राजस्थान राज्य को पार्टनर स्टेट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, यह राजस्थान के कारीगर, शिल्पकार, उद्यमी और निवेशकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मजबूत करने का अवसर देगा। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा लगभग 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर एक मंडप बनाया गया है। इस मंडप में राजस्थान की औद्योगिक प्रगति, सांस्कृतिक विविधता, कला, शिल्प वगैरह इन सब की झलक देखने को मिलेगी। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल भी लगाई गई है। इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल भी की गई है। मेले का एक प्रमुख आकर्षण राजस्थान और असम का एकीकरण रहेगा। ये ध्यान रखना, कौन से राज्य के साथ एकीकरण है? असम के साथ में। तो ये मेला आयोजित किया जाएगा प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंदर। अगली न्यूज है राजस्थान ब्रॉडबैंड अभियान एवं कनेक्टिविटी। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान की राज्य स्तरीय ब्रॉडबैंड समिति की 15वीं बैठक हुई है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने 4 नवंबर 2025 मंगलवार को आयोजित की गई। उद्देश्य इसका ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में हाई क्वालिटी वाली मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए। इन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय से विभागीय स्तर पर भूमि आवंटन और वन विभाग की मंजूरी के लंबित प्रकरणों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। कॉल बिफोर यू डिग ऐप, एक ऐप खुदाई कार्यों के दौरान भूमिगत अवसंरचना को क्षति से बचाने और संचार सेवाओं में व्यवधान को रोकने में सहायक है। इसमें स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए कॉल बिफोर यू डिग, यदि आप कहीं खुदाई करते हैं और नीचे से कोई केबल वगैरह है तो वो बहुत बार कट जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये ऐप कारगर है, जिसका नाम है कॉल बिफोर यू डिग। ऑप्टिकल फाइबर केबल कार्य में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के बाद खोदे गए गड्ढों को सही तरीके से भरना सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जन को असुविधा या दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़े। संचार साथी पोर्टल पर राजस्थान में देखो ट्रेसिंग या रिकवरी, गुम या चोरी हुए कुल मोबाइल हैंडसेट से लगभग 69% फोन सफलतापूर्वक ट्रेस किए गए हैं। राष्ट्रीय औसत से राजस्थान का ये औसत बेहतर है। तो कुल मिला के निम्नलिखित परियोजना की समीक्षा की है। देखो ROW नियम, टेलीकम्युनिकेशन राइट ऑफ वे बोलते हैं इसको। कॉल बिफोर यू डिग मोबाइल ऐप की बात की है। PM गति शक्ति NMP पोर्टल की बात की है। BSNL 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट की भी इन्होंने चर्चा की है। ठीक है,
इसके बाद अगला है ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026, जिसको ग्राम बोला जाता है। ठीक है, विशाल राजन जो शासन सचिव है कृषि और उद्यानिकी की, इन्होंने 4 नवंबर 2025 को एक मीटिंग आयोजित की, जिसका उद्देश्य 2026 के भव्य आयोजन के लिए अंतर विभागीय कोर ग्रुप और फिक्की अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा करना है। देखो, तो ग्राम 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? JECC सीतापुरा जयपुर के अंदर आयोजित किया जाएगा। 50,000 किसान इसमें भाग लेंगे। ठीक है, ये क्या है कि किसान और जो एग्रीकल्चर के जो वैज्ञानिक है, जो पॉलिसी मेकर है, जो इन्वेस्टर है, इन सब के लिए यहाँ पर एक साझा मंच उपलब्ध होगा। कहाँ पर? ग्राम में। ये मीटिंग, यहाँ पर सब किसान इकट्ठे होंगे, चर्चा करेंगे, इनोवेशन की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, नई कोई तकनीक आई है एग्रीकल्चर में उसकी बात करेंगे, कृषि के क्षेत्र में निवेश की बात करेंगे, और किस प्रकार से एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट है उनकी वैल्यू, उनकी कीमत को कैसे और सुधारा जाए, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 JECC सीतापुरा जयपुर में आयोजित होगा, जिसको ग्राम कहा जाता है। ठीक है, यदि आप प्रयोगशाला सहायक भूगोल की तैयारी कर रहे हैं तो आप GS अकेडमी के ऐप पर जाकर यहाँ से ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको राजस्थान का भूगोल पढ़ना है, कंप्लीट राजस्थान का भूगोल, आज तक के इतिहास में इस प्रकार का भूगोल आपने नहीं पढ़ा होगा, मतलब ऐसा कोई भी फैक्ट मैंने इस क्लास में पीछे नहीं छोड़ा है। ठीक है ना, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी फैक्ट आप राजस्थान के भूगोल से संबंधित, मेरी कोशिश इस कोर्स में ये रहती है राजस्थान वाले भूगोल में कि एक भी सवाल स्टूडेंट का इससे बाहर नहीं जाए। इस प्रकार के सारे फैक्ट डाल दिए हैं इसमें, सभी कंसेप्ट को मिलाकर, और ये एक राजस्थान का भूगोल की, राजस्थान की कैसे भी एग्जाम, कांस्टेबल का एग्जाम, ग्राम सेवक, वीडियो, पटवारी, लैब असिस्टेंट से लेकर और RAS, सब इंस्पेक्टर, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, सब एग्जाम के हिसाब से पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। राजस्थान का भूगोल वाला ये जो कोर्स है केवल 1199 के अंदर है। आराम से इन डिटेल ज्योग्राफी पढ़ाई गई है इसमें। ठीक है, अगला है कंज्यूमर केयर अवार्ड की घोषणा। यह उपभोक्ता क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा अवार्ड घोषित किया गया है, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर केयर अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंज्यूमर केयर अवधारणा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आदेशानुसार राज्य में उपभोक्ता आंदोलन का सुदृढ़ीकरण करने के लिए उपभोक्ता सेवाओं में गुणात्मक सुधार और समयबद्ध शिकायत निस्तारण के लिए कंज्यूमर फ्रेंडली गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के हेतु पहली बार कंज्यूमर केयर अवार्ड की घोषणा की गई। पहली बार बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, बीमा और परिवहन जैसे उपभोक्ताओं से जुड़े विभाग ये अवार्ड प्राप्त कर सकेंगे। कि ऐसे सारे अवार्ड जिसमें कंज्यूमर से डायरेक्ट मतलब लेन देन होती है या जुड़ा होता है, वो सभी विभाग कंज्यूमर केयर अवार्ड के लिए पात्र है, यदि उन्होंने उपभोक्ताओं के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दी है। राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी, राजस्थान में कार्यरत व्यक्ति, संस्था या उपभोक्ता से जुड़े विभाग इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। ये वेबसाइट है, इस पर जाकर गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह के अंदर ये अवार्ड दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 14435 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और अवार्ड की श्रेणियों में एक अवार्ड दिया जाएगा राजकीय या स्वायत्तशासी श्रेणी में, एक अवार्ड दिया जाएगा संस्था जो स्वैच्छिक और स्वशासी हो, और 3 अवार्ड व्यक्तिगत रूप से दिया जाएंगे। जो राजकीय या स्वायत्तशासी वाला एक अवार्ड, ये इसमें प्राइस है 5 लाख, संस्था वाले में 2 लाख है, और 51,000 के 3 प्राइज दिए जाएंगे व्यक्तिगत। तो कंज्यूमर केयर अवार्ड कब दिया जाएगा? 24 दिसंबर को, जिस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाएगा, और ये 30 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है SIR, निर्वाचन नामावली में विशेष गहन पुनरीक्षण। ये जो रिव्यू हो रहा है, इंटेंसिव रिव्यू, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू किसका? मतदाता सूची का। देखो, निर्वाचन नामावली जो मतदाता सूची होती है वो एक विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र के सभी पात्र और पंजीकृत मतदाताओं की एक ऑफिशियल लिस्ट होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? निर्वाचक नामावली या मतदाता सूची। उसमें एक को निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर जितने भी पात्र एलिजिबल और जो रजिस्टर्ड मतदाता वोटर है उनकी एक लिस्ट होती है।
ये जो लिस्ट है ये भारत निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेटिव जो एक्ट है 1950 उसके तहत तैयार की जाती है। पात्रता क्या है? 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक शामिल होते हैं जो सामान्यतः निर्वाचन क्षेत्र में निवास करते हैं। ये उसकी धारा 19 में बात की गई कि वहां सामान्यतः निवास करना चाहिए और गैर नागरिकों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। धारा 16 में गैर नागरिकों को वोटर लिस्ट से बाहर रखा गया है। अब एसआईआर का अधिकार देखो, जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है 1950 उसकी धारा 21 ईसीआई को मतदाता सूची तैयार करने और विशेष संशोधन करने का अधिकार देती है। 1950 की धारा 21 में ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मतदाता सूची को तैयार करने और उसमें विशेष संशोधन करने का अधिकार है। इसी धारा से शक्ति प्राप्त करते हुए केंद्रीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब ये सिस्टमेटिक इंटेंसिव रिव्यू पुनरीक्षण है, ये इसका कार्यक्रम चल रहा है। देखो संविधान में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने की शक्ति देता है। तो किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल 324 में मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने का पर्यवेक्षण, सुपरविजन और कंट्रोल का पावर किसको दिया हुआ है? ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 324 के तहत। 326 के अंदर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है, एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसकी गारंटी देता है। इसका मतलब है कि एडल्ट हो आप, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो, तो आपको सार्वभौमिक रूप से वयस्क मताधिकार प्राप्त हो जाता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 326 के तहत। अब देखो विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर क्या है? एसआईआर एक केंद्रित समयबद्ध घर घर जाकर मतदाता सत्यापन प्रक्रिया है जो चुनावों से पहले मतदाता सूची को अपडेट करने और सही करने के लिए बीएलओ के द्वारा संचालित की जाती है। जो बूथ लेवल ऑफिसर होता है जिसको बीएलओ कहते हैं, ये चुनाव से पहले मतदाता सूची होती है जो वोटर लिस्ट होती है उसको अपडेट करते हैं घर घर जाकर। इस प्रोसेस को बोला जाता है एसआईआर। ठीक है, उद्देश्य क्या है? मतदाता जो सूची है वो सटीक, समावेशी और विसंगति से मुक्त बनाने के लिए ये एसआईआर का आयोजन किया जाएगा। नए पंजीकरण, विलोपन और संशोधन की अनुमति भी ये देता है। आवश्यकता क्यों है? एक त्रुटि रहित सूची बनाने के लिए एसआईआर की आवश्यकता है। दूसरा, लोकतांत्रिक वैधता के लिए कि एक व्यक्ति को एक वोट सिद्धांत को सशक्त करना और फर्जी या दोहराए गए मतदाताओं को हटाकर जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए कि एक वोटर का 3-4 जगह नाम चल रहा है तो 3 जगह हट जाएगा और एक जगह ही रहेगा। जागरूकता अभियान और डोर टू डोर सर्वेक्षण के माध्यम से पंजीकरण को सुलभ बनाना, विशेष रूप से वंचित वर्गों के लिए इसमें भागीदारी को प्रोत्साहन देने हेतु एसआईआर का आयोजन किया जा रहा है। देखो एसआईआर में जुडिशियल स्थिति में ध्यान रखना, एक मोहिंदर सिंह गिल बना मुख्य चुनाव आयुक्त केस है, बहुत बड़ा फेमस जजमेंट है 1977 का मोहिंदर सिंह गिल केस। ठीक है, इसमें क्या है कि ईसीआई की व्यापक शक्तियों की बात की। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग की व्यापक शक्तियों को बरकरार रखा कि बिल्कुल इनके पास, ईसीआई के पास में व्यापक शक्तियां हैं आर्टिकल 324 के तहत। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि ये शक्तियां भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है। ये कहा गया मोहिंदर सिंह गिल केस में। ईसीआई इन व्यापक शक्तियों में आवश्यकता पड़ने पर पुनर्मतदान का आदेश देना भी शामिल है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा पर प्रतिबंध। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि आर्टिकल 329 के अनुसार चुनावों के दौरान न्यायिक समीक्षा प्रतिबंधित है। न्यायिक समीक्षा पर प्रतिबंध कौन से आर्टिकल के तहत है? 329 के तहत। कानूनों की अनुपस्थिति में ईसीआई की स्वतंत्रता। यह स्पष्ट किया गया कि यदि अनुच्छेद 327 संसद के कानून और अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडल के कानून, 327 में संसद के कानून, 328 में राज्य विधानमंडल के कानून के तहत निर्मित कोई भी कानून किसी भी चुनावी पहलू पर मौन है, साइलेंट है, तो भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। न्यायालय ने उल्लेख किया कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, किंतु असाधारण परिस्थितियों में ईसीआई त्वरित और व्यावहारिक निर्णय भी ले सकता है। अब एसआईआर से जुड़ी चिंता और उसका समाधान क्या है? देखो, चिंता पहली है व्यापक मताधिकार के वंचन का जोखिम। ये बड़ी चिंता है कि मताधिकार से लोग वंचित रहते हैं।
समाधान ये है कि समावेशी दस्तावेजीकरण नीति लागू हो, निवास प्रमाणन के लिए आधार को स्वीकार किया जाए और इसे पूर्ववर्ती अभिलेखों से क्रॉस वेरिफिकेशन द्वारा पूरक किया जाए। प्रवासी श्रमिकों की चिंताओं में क्या है? मजबूत सत्यापन और डेटा सटीकता। आधार वोटर आईडी लिंकिंग की जाए, बीएलओ द्वारा घर घर सत्यापन किया जाए। नागरिकों के गुप्त राष्ट्रीय रजिस्टर का संदेह, राजनीतिक और कानूनी सहमति बनाई जाए। ईसीआई सभी हितधारकों से परामर्श करे और एसआईआर से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा उपाय भी किया जाए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। एआई एनेबल्ड विसंगति पहचान की जाए। वंचित समूह, विकलांग, आदिवासी, इनके लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जाए। तो ये था एसआईआर। अब राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्यक्रम नवंबर में चल रहा है। देखो, निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है। राजस्थान में मतदाता सूची को त्रुटि मुक्त, अपडेट और पारदर्शी बनाने के लिए राजस्थान सहित 12 राज्यों और यूटीज के अंदर एसआईआर का वर्तमान में दूसरा चरण चल रहा है और ये राजस्थान में शुरू हुआ है 28 अक्टूबर 2025 को और 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 4 नवंबर से लेकर और 4 दिसंबर 2025 की अवधि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस दौरान बीएलओ घर घर जाकर सर्वेक्षण कर रहे हैं और मतदाताओं से 2 प्रतियों में गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं। एक प्रति रसीद के तौर पर मतदाता के पास में देती है और मतदाता गणना के लिए आधार और मतदाता पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड और वैध दस्तावेजों के रूप में स्वीकार भी किया जा रहा है। तो ये था 4 नवंबर 2025 का करंट अफेयर। अब बात करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन आंसर की कि हाल ही के वर्षों में राजस्थान के किस लोक संगीत समुदाय के कलाकारों ने कोक स्टूडियो जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रस्तुति दी और पारंपरिक राजस्थानी संगीत को फ्यूजन संगीत के माध्यम से वैश्विक श्रोताओं तक पहुंचाया है? तो इसका सही उत्तर होगा मांगणियार और लंगा। राजस्थान के मांगणियार लोक संगीत समुदाय के कलाकारों ने कोक स्टूडियो जैसे इंटरनेशनल मंच पर अपनी प्रस्तुति दी और पारंपरिक राजस्थानी संगीत को फ्यूजन संगीत के माध्यम से वैश्विक श्रोताओं तक पहुंचाया। इसके अलावा लंगा समुदाय के कलाकार भी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक संगीतकार हैं और वे अपनी प्रस्तुतियों से भी राजस्थान संगीत को बढ़ावा दे रहे हैं। अगला आज का जनरल नॉलेज का टेस्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसे बेगा जनजाति का घर कहा जाता है? किसको बेगा जनजाति का घर कहते हैं? शेषाचलम पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वतमाला, मैकाल पर्वतमाला या नीलगिरी पर्वतमाला? आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके अलावा बूझो तो जाने में आज का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्चावचीय प्रदेश हाड़ौती पठार का उप विभाजन नहीं है? अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां, शाहबाद का उच्च स्थल, डगंगाधार के उच्च क्षेत्र या सप्पन के मैदान? इन चारों में से जो सही उत्तर है इसको आपको कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। और यदि आप हाई कोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आप टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। स्कूल लेक्चरर के कोर्स भी है, इसके अलावा राजस्थान भूगोल और एनसीईआरटी वगैरह के कोर्स भी है। अभी तक यदि आपने हमारे ऐप को जिसका नाम है जीएस एकेडमी को डाउनलोड नहीं किया है तो ये हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना जिसमें इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा। ठीक है, थैंक यू।